हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज आ गया हूं वापस से वीडियो नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेकर के, बहुत ही मजेदार तरीके से। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करो अगर वीडियो पसंद आता है, और बताओ कि हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए और बोर्ड्स के लिए, एनसीटी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं। और वीडियो नंबर 7, अगर आप वो बच्चे हो तो भाई आपको तो प्यार हो चुका रहेगा कंटेंट से। अगर प्यार हो चुका है तो भाई कमेंट में बताओ, कमेंट में जाके बताओ, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को लिखो, शेयर करो कि हाँ सर मैंने आपकी वीडियो को शेयर कर दिया, हमने वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक देखा होगा। बताओ थोड़ा जाकर के, थोड़ी बातें बताओ, तभी तो जाके पता लगेगा भाई दोनों साइड से बातें होनी चाहिए, इसलिए ठीक है। तो शुरू करते हैं आज वीडियो नंबर 7। आज का टॉपिक क्या है, जैसे आपको पता होगा कि अगर आप वो बच्चे जो देख चुके हो वीडियो नंबर 6, आपको सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। वीडियो नंबर 6 में हमारा एक डेरिवेशन बच गया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइपोल को रखता हूं तो उसके ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट होंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी बातें अपने को करनी। तो आज अपना टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक हम वही करेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए मैंने यूईएफ लिख दिया, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक। उसके बाद जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, विल स्टार्ट विद कैपेसिटर्स। भाई साहब कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। कैपेसिटर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बेसिक वाली बातें कर लेंगे, थ्योरी वाली बातें कर लेंगे, एंड कुछ प्रैक्टिकल बातें भी कर लेंगे कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसको समझा जाए। कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, रिचार्ज कैसे हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, 2-3 सेकंड में चार्ज भी हो जाता है, 2-3 सेकंड में स्पार्क होकर के टच करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो डिस्चार्ज भी हो जाता है। सारी बातें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस देख सकते हो। कैपेसिटर्स के कनेक्शन के बारे में बात कर लेंगे, कनेक्शंस सीरीज और पैरेलल के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। एक आध सवाल देख लेंगे, टाइम रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चंस अपने को करना ही है, नो डाउट। दूसरा, कैपेसिटर्स के ऊपर ये इतना होने के बाद भी अपने को 2 डेरिवेशन करना है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 2 डेरिवेशन कर लेंगे, बेसिकली 3 डेरिवेशन है। एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर्स। वैसे कैपेसिटर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नो डाउट, क्योंकि कैपेसिटर भी एक कंडक्टर ही कहलाता है। कैपेसिटर इज आल्सो नथिंग बट द कंडक्टर, पर एक ऐसा कंडक्टर जो चार्ज को शुरू करता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग बारीकी से। शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना, ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे लिखा हो, दैट इज यूनिफॉर्म। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात हो रही है। अब बात बारीकी समझे जाए, वो ये मैंने क्यों बनाया, बिकॉज मेरे को अच्छा नोट्स देना है, तुम्हें अच्छा नोट्स देना है, इसलिए ये मैं दिखा देता हूँ। मुझे अच्छा नोट्स देना है इसलिए मैंने इसको बना दिया। बट मैंने बनाया, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ये जो है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कैसे बनाया पहले ये देख लो, समझ लो पहले बात, यहाँ पे चीजों को समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर लिखेंगे धड़ाधड़ डेरिवेशन कर देंगे फटाक से, ठीक है। ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। अब डाइपोल के बारे में तो पता ही सर, डाइपोल सर मला माहिती है, सर मला माहिती है सर। डाइपोल ऐसा होता है 12 डिस्टेंस पे, 12 डिस्टेंस पे सर डाइपोल ऐसा होता है। और आपने जो बताया था डाइपोल के बारे में, सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है, जो डाइपोल मूवमेंट होता है भाई साहब, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, आपने सर बताया हुआ है सब। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो ऐसा डायरेक्शन होगा P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। आई होप आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, माइनस लेके प्लस की तरफ, पक्का ये बात समझा। सर इसी डाइपोल को अगर हम लोग एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो सर इस डाइपोल के साथ क्या होगा, और जो होगा उस होगा को समझेंगे, और उस होगा को समझ करके अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कि भाई साहब क्या पोटेंशियल एनर्जी है, बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं बारीकी समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि इस डाइपोल को हमने यहाँ पे रख दिया, वो डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया, जाहिर सी बात है, ये डाइपोल यहाँ पे रख दिया। और मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा चार्ज पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है,
ये मेरा जो लेंथ है वो मेरा लेंथ 12 है। ये मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल है, माइनस से लेकर, सॉरी ये गड़बड़ हो गई भैया, ये गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, हाँ ये जो साइन है ये गड़बड़ बना दी। ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज लगा दिया, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये लेंथ 12, और यहाँ से हमारा जो P का डायरेक्शन होगा वो P कैसा होगा हमारा, P ऐसे होगा, P यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ ये P का डायरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो आपने डाइपोल के बारे में बताया, सर आप बताइए इस डाइपोल के साथ होगा क्या सर, आखिर इस डाइपोल के साथ होने क्या वाला है, ध्यान सुनना। ये डायग्राम समझा, डायग्राम को छोटा करते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। अब दूसरा डायग्राम समझिए, ये फेज 1 समझ लिया आपने, ठीक है। फेज 2 समझिए, फेज 2 समझिए। फेज 2 में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी सर समझा। सर 3 ही बनाओ ना सर, 4 क्यों बना रहे हो? नहीं मैं 4 बनाऊंगा, मैं पागल हूँ बस। सर ठीक है, सर ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रिक अपने ये चार्ज लगा दिया, ठीक है सर, ये डाइपोल था हमारा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये माइनस और ये प्लस। सर मुझे एक बात पता है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। सर ये चार्ज माइनस क्यू है। सर मुझे पता है कि जब भी कोई भी चीज किसी दूसरे के फील्ड में जाएगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तू अपने मेहमान के यहाँ पे गया तो, जैसे अपने घर पे एकदम कहीं भी सोता है, कहीं भी उठता है, कहीं भी खाना खा के बर्तन छोड़ देता है, पर अगर तुम अपने मामा के यहाँ पे जा रहे हो, मौसी के यहाँ पे जा रहे हो, बुआ के यहाँ पे जा रहे हो, तुम किसी और की फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से रहना पड़ता है, नहीं तो 2 दिन के बाद तो भाई बुराई शुरू हो जाती है। रिश्तेदारी में तो रहना ही नहीं होता, जाना ही नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो आपको ये बात अगर बारीकी से आप समझ पाओ तो ठीक उसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर अगर ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पे सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये 12 डिस्टेंस पे जो डाइपोल रखा हुआ है, माइनस से प्लस की तरफ जो ये जो जा रहा है सर, यहाँ तक की जो कहानी है ना सर, इस कहानी को अगर किसी और के फील्ड में रख दोगे तो ये भी सीधा बन जाएगा, ये भी घूमने लग जाएगा, उसके हिसाब से करेगा। सर मेरे को एक बात पता है, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई बाहर वाला चार्ज आए, से ये दोनों चार्ज, ये दोनों, ये जो डाइपोल है तो बाहर वाला हो गया ना, तो अगर ये बाहर वाला आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का उसको चमाट मारेगा, उस चार्ज को चमाट मारेगा। कौन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज, ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपने को पता होना चाहिए। सर ठीक है सर, फोर्स का डायरेक्शन होता है सर, तो आप ये बताओ कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दो तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्यू क्या है? मेरा प्लस है, मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूं, डाइपोल है पर मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूं, तो प्लस वाले के लिए प्लस यहां पे ऐसा लिख दो। चलिए ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, क्यू के ऊपर ना प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को उधर लेके जाओ, ध्यान दो, प्लस क्यू को उधर लेके जाओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को, अरे सॉरी प्लस क्यू को नहीं, इस फोर्स पे, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब अपने को क्या देखना है कि इस चार्ज पे इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू देख के क्या फील हो रहा है अपने को? क्या फील हो रहा है कि ये सर ये प्लस ई क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लस ई क्यू। प्लस ई क्यू मतलब ये भी प्लस, और इस एफ की वैल्यू प्लस आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ये दोनों एफ के इक्वल में प्लस वैल्यू आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। इसका अर्थ ये होता है सर, इसका अर्थ ये होता है सर कि इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे ऐसा फोर्स लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा फोर्स लग जाएगा सर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ऐसे करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? सर माइनस वाला कैसे करेगा भाई? सिंपल, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नाम का फॉर्मूला है, ई क्यू, तो क्यू क्या है मेरा? माइनस है, तो माइनस ही क्यू आ जाएगा इस बार। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में सर फोर्स लगने वाला है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस बार फोर्स जो है वो अपोजिट है। कब? जब भी मेरा क्यू नेगेटिव है, मेरा माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के ऊपर सर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, जुम्बा करके, जुप करके ऐसे फोर्स लग गया। मानते हो नहीं मानते?
क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं यहाँ पे मैंने वही ड्रॉ किया हुआ है, मैंने वही ड्रॉ किया हुआ है, एफ की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, यहाँ पे एफ की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। जब एफ की डायरेक्शन ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये एंगल थीटा पे घूम जाएगा। टाणा नाना टाणा नाना टाणा नाना टाणा नाना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया यार? पक्का? यस और नो? ध्यान दो, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू। माइनस क्यू के ऊपर उधर लग गया, प्लस क्यू के ऊपर इधर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। डाइपोल बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फेज 1 फेज 2 में हमने कहानी को समझा दिया। हो सके तो ये वाला आपको चाहिए तो आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं तो रफ करूंगा। अब फटाफट से प्रूफ करते हैं सर कि अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना। सर ये दुनियादारी तो अपने को आ गई, चलो ठीक है सर जी, ठीक है सर, ये दुनियादारी अपने को आ गई, मानते। ध्यान दीजिए सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर देखिए, इसका वर्बल फॉर्म देख लेना, नोट से देख लेना कि भाई डाइपोल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है, एंगल थीटा से वो घूमेगा, क्योंकि प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, फोर्स इधर लग रहा है माइनस क्यू के ऊपर। ये अपने उन्होंने प्रूफ कर लिया। हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया, फटाफट से लिख देता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ। एफ इज इक्वल टू प्लस ए इंटू प्लस क्यू, तो एफ इज इक्वल टू प्लस ए क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। दूसरे में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू ए इंटू माइनस क्यू, तो माइनस ए क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द कंक्लूजन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान सुनिए। जैसे ये हो गया, जैसे ये कंप्लीट हुआ, वैसे ही अब अपने को सर एक बात समझ में आ रही है। सर एक बात मना करते हैं सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जो रखा था, ध्यान सुनिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में सर डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इधर फोर्स लगा जुम्बा, इधर फोर्स लगा जुम्बा। सर किसी भी दो पॉइंट पे अगर सेम अमाउंट का फोर्स किसी के भी ऊपर उसके टर्मिनल दो एंडिंग पॉइंट्स पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैंने 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन मैंने नीचे लगा दिया, तो ये बॉडी घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। सर रोटेटिंग वाले जो फोर्स होते हैं ना सर, मैं उनको टॉर्क कहता हूँ। क्या कहता हूँ सर? टॉर्क कहता हूँ सर, मुझे पता है, दिस इज टॉर्क। सर ये एंगल थीटा से अगर ये घूम रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे टॉर्क लग रहा है सर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखो जब इसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो टॉर्क अच्छे से पढ़ा देंगे, नो डाउट। अभी के लिए इतना ही समझो कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क भी एक फोर्स है, बट इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, सॉरी इट इज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कि भाई यहाँ पे टॉर्क जो होता है वो फोर्स तो है, इट्स अ रोटेटिंग फोर्स, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैटर कर जाता है। जैसे अगर आप बारीकी से समझें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी कैमरे को इधर घुमा नहीं सकते, तो मैं दरवाजे उधर में टॉर्क वाला दरवाजे का अपना डोर जो है ना, मतलब टॉर्क ज्यादा कब हुआ कम कब हुआ, ये सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिखाई जा सकती हैं प्रैक्टिकल तरीके से। टॉर्क का एक्सपेरिमेंट बहुत आसान होता है, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना समझो, अपने को डेरिवेशन की सबसे जरूरत है। एफ इंटू आर, अब जो टॉर्क है वो एफ बार क्रॉस आर बार होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है एफ आर साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म है, एफ आर साइन थीटा। ठीक है, ये समझने से बेहतर है अपने को ये भी समझना है कि टॉर्क का फॉर्मूला सर, ठीक है अपने को समझ में आ गया कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर एफ आर, अभी के लिए एफ आर समझ लेते, सॉरी एफ बार क्रॉस आर बार, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है सर, डाइपोल में कैसे लगाएंगे सर ये बताइए। अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे फोर्स लगा है एफ इधर, यहाँ पे लग रहा है इधर, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल थीटा बना रहा है। पर सर मुझे एक बात पता है सर, इस पॉइंट पे सर जो डिस्टेंस है ना सर, डिस्टेंस लेना भाई, फोर्स तो मुझे पता है, फोर्स तो लग रहा है। अगर मुझे डाइपोल के लिए लिखना है, ये मेरा प्लस क्यू, ये मेरा माइनस क्यू, मुझे डाइपोल के लिए अगर लिखना है टॉर्क इज इक्वल टू, मुझे फोर्स की जगह पे मुझे पी लग देना है, पी क्रॉस, ध्यान सुनिए, सॉरी फोर्स की जगह पे मुझे एफ ए लिखना है, बट मेरा डिस्टेंस क्या है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है मेरा ये हो जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जो मेरा पी जा रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइपोल यहाँ पे पहुंचेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइपोल दोनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो माइनस ये प्लस,
उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही लग रही है, पर मेरा डिस्टेंस क्या है बताओ, मेरा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मेरा p है, मेरा फोर्स ऐसे ही लग रहा है, फोर्स मेरा ऐसे ही लग रहा है, फोर्स मेरा ऐसे ही लग रहा है, जुम्बा 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 जुम्बा, बट मेरा डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा p, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ जो होगा यहाँ पर, ये एफ किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। तो पी ई बार क्रॉस पी बार होता है, ई बार क्रॉस पी बार, तो इसको पी बार क्रॉस ई बार बुक में लिखा हुआ है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो एक बात समझ में आ गई सर कि डाइपोल का जो मोमेंट है और डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टॉर्क which applying on which acting on a dipole, not applying it's acting on a dipole। ये डाइपोल पे जो जिस टॉर्क के साथ ये घूम रहा है जुम्बा 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 जुम्बा, ये क्या है, पी साइन थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं यार, आना तो बोलिए यस और नो, ठीक है। क्या इतना पार्ट में रफ कर दूं यार, ठीक है, तो चलो फटाफट से लिख के समझा देता हूँ। आई होप आपको ये फेज वन, आपको ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड में रखना है। यहाँ पे मैं देखो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मुझे टॉर्क पता है सिस्टम का, मुझे ये सिस्टम का टॉर्क दैट इज पी बार क्रॉस ई बार, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड डी, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ सर, अपने को वर्कडन निकालना है, क्या निकालना है, वर्कडन। तो वर्कडन का फॉर्मूला बता देता हूँ, वर्कडन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, क्यों लगेगा मैं बताता हूँ। वर्कडन इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल, क्योंकि मैं वर्कडन करूंगा तो यही वर्कडन तो मेरा जाके आगे यू में स्टोर होगा, तभी तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। जब भी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे अपने को डब्ल्यू निकालना है यस, तो डब्ल्यू यू निकालना, ठीक है, तभी तो जाके डब्ल्यू निकाल के यू में स्टोर होगा। तो ये अपने को टॉर्क लगाना है, क्या लगाना है, टॉर्क लगाना है, पर टॉर्क एक्सटर्नल लगाना है, क्या लगाना है, टॉर्क एक्सटर्नल। टीटा यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज टीटा के टर्म में चल रहा है, एंगल के टर्म में, इसलिए, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं टीटा ना लिखूं बीच का तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को टॉर्क कहाँ से कहाँ तक लगाना है, टीटा नॉट से लेके टीटा नॉट से लेके टीटा तक लगाना है। अब बात समझिए बारीकी से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा टॉर्क, सर मुझे पता है कि सिस्टम का जो टॉर्क है, अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो सिस्टम का ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऐसा, ये फोर्स लग रहा है ऐसा, ये सर ऐसा जब घूम रहा है तो एंगल टीटा बन रहा है, ये मुझे पता है। ये सर ये तो टॉर्क लग रहा है, कौन सा टॉर्क लग रहा है, पी साइन थीटा नाम का, ठीक है सर, ये तो पता है हम लोग को, पी साइन थीटा नाम का टॉर्क लग रहा है। पर ये और वर्कडन भी हो रहा है सर, वर्कडन तो हो रहा है ना, पर ये टॉर्क सिस्टम का है, ये टॉर्क सिस्टम का है। हम लोग को अपना टॉर्क लगाऊंगा मैं। अब मैं जाऊंगा, देखो मैं जानबूझ के भाई, इस पूरे चैप्टर में आपको, अगर आपने पढ़ा है पूरी वीडियो तो आपको याद होगा कि इस पूरे चैप्टर में वर्कडन करने वाले हम हैं, वर्कडन एक्सटर्नल देखना है, नहीं है। अगर सिस्टम का टॉर्क पी साइन थीटा है तो मैं जो मैं अपना वर्कडन करूंगा, मुझे टॉर्क लगाना है, ये चीज ऐसे से घूम रही है, कोई चीज ऐसे से घूम रही है, मैं जाके बोलूंगा नहीं तू ऐसे मत घूम, तू ऐसे घूम। ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, मतलब ये घूम रहा है ऐसे पर मैं जानबूझ के लेके आऊंगा इसको ऐसे ऐसे। जब ऐसे लेके आया तो मैंने भी तो टॉर्क लगाया, जब ऐसे लेके आया तो मैंने भी तो टॉर्क लगाया, और जब मैंने टॉर्क लगाया, ध्यान सुनिए, ये जाना चाहता था, ध्यान सुनिए, ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, तो मान लेते कि डाइपोल इधर आ गया, तो ये एंगल बन गया कितना, ये एंगल बन गया थीटा नॉट, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में बनाना, क्योंकि ये इतने पे था तो मैंने यहां से बनाया, तो ये एंगल थीटा नॉट बन गया, ये एंगल थीटा नॉट बन गया। फिर से बताता हूं, डाइपोल है, पूरा रफ हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा, ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, मैंने एक्सटर्नल टॉर्क कर दिया, दिस इज टॉर्क एक्सटर्नल। भाई टॉर्क एक्सटर्नल करूंगा तभी तो मैंने वर्कडन किया था, ये जाना चाहता था ऐसे पर मैं लेके आ गया ऐसे, मैंने एक्सटर्नल टॉर्क कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ये सिस्टम का टॉर्क तो पी साइन थीटा है, तो जो मैं टॉर्क लगाऊंगा वो भी तो पी साइन थीटा होगा। ये जाना चाहता था ऐसे, पर लेके आ गया ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लेके आ गया, ऐसे ऐसे लाने पे क्या होगा, ये मान लेते इधर आ गया, ऐसे लाने पे ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये एंगल बन गया थीटा नॉट। तो अपने को थीटा नॉट से थीटा तक का, थीटा नॉट से थीटा तक का अपने को वर्क डन देखना है कि भाई टॉर्क एक्सटर्नल मैंने थीटा नॉट से थीटा लगाया, ऐसा। आई होप आपको ये समझा, ये कहानी समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। चलिए ध्यान दीजिए, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू लिख सकता हूं, टॉर्क एक्सटर्नल में क्या लिखूंगा, दैट इज पीई साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा नॉट से थीटा। पीई मेरा चेंज होगा क्या, मेरा डाइपोल चेंज होने वाला है क्या, पी, ये जो मेरा पी है, यहाँ पे जो मेरा पी लग रहा है, क्या ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या, नहीं, पी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा नॉट से थीटा, पी की वैल्यू पी सेम है, ये मेरा ये आगे जाके मेरा यू में स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन यू, यू लिख देता हूँ। साइन थीटा किसका डेरिवेटिव है, सॉरी हाँ, साइन थीटा किसका डेरिवेटिव है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पर कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अब पता नहीं समझा कि नहीं सर, अभी जब सब सर सिखाएंगे तो आएगा नो डाउट, थीटा नॉट योगेश सर सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे जब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, तो समझना। पर मैं भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में, ध्यान दीजिए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक काम करें माइनस साइन को बाहर ले ले सर, माइनस से कंफ्यूजन होता है सर, माइनस बाहर ले लो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा नॉट। तो u इज इक्वल टू माइनस, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दो, पीई इज इक्वल टू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, भाई माइनस साइन चेंज हो गया और क्या, ये फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। पर दो केसेस है सर, दो केसेस देखिए, दो केसेस देखिए सर। एक केस में तो मैं क्या करूंगा ना, मैं थीटा की वैल्यू π/2 कर दूंगा, थीटा की वैल्यू करें, थीटा नॉट की वैल्यू, हाँ थीटा नॉट की वैल्यू करेंगे, थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा नॉट की वैल्यू सर π/2 करूंगा, तो cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया यार, ये सुन लो, हाँ तो बोलिए, पक्का, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। दूसरा सर, एक केस में मैं थीटा की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा नॉट की वैल्यू 0 किया तो cos 0 1 हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी पीई, यहाँ पे लिख देता हूँ, u की वैल्यू हो जाएगी पीई 1 माइनस कॉस थीटा। हा ये क्या हो गया, ठीक है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, याद रखिए इसको, जो बॉक्स बना रहा हूँ इनको याद रखना। मतलब सर इसको थोड़ा फील कराइए सर, भाई साहब एक्सटर्नल टॉर्क कर करके थीटा की वैल्यू 90 रख दी, थीटा की वैल्यू 90 कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा आएगा, यू की वैल्यू, और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क है, और u इज इक्वल टू 1 पी माइनस 1 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0। एक टाइम आएगा कि जब मैं ऐसा इसको घुमा घुमा के ऐसा 0 कर दूंगा, घुमा घुमा के ऐसा 0 कर दूंगा, 0 डिग्री पे ला दूंगा, 0 या फिर 180, तो उस टाइम पे cos 180 cos 0 कितना होता है, मतलब 1 ही हो जाएगा, बट वहाँ पे -1 आ जाएगा cos 180, ठीक है। बट मैं जब भी थीटा नॉट की वैल्यू 0 करूंगा तो मेरे को वैल्यू बनाती है, इस बात को याद रखना है। एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0, मैं क्योंकि मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो मैं यहाँ से गिनूंगा, इस तरीके से वैल्यू 0 करूंगा,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये सिस्टम का टॉर्क है, तो सिस्टम के टॉर्क में अपने को नहीं जाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ ना तो बोलिए यस और नो, पक्का। तो गाइस ध्यान दो, अब हम लोग आ चुके हैं कैपेसिटर को लेकर के। गाइस अगर आप इस चैप्टर के बारे में सोचो तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार तरीके से हमने कंप्लीट किया, और कैपेसिटर इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12th में जितना बड़ा चैप्टर है उसका कुछ 40% 35% कैरी करता है। अगर आप ध्यान दें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को अब तक आप समझ पाए हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ा, बताओ। आपने गॉस की वजह से, फ्लक्स की मदद से 3 डेरिवेशन देख लिए थे, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सबसे पहली बात, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपने क्या किया, आपने फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, 3 डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी यू निकाला बिकॉज ऑफ वर्क डन। फिर आगे जाकर के इसी यू के ऊपर 3 अलग अलग डेरिवेशन मिले थे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, डाइपोल की मदद से, एंड फिर डाइपोल की मदद से इलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग को V निकालना था, V के ऊपर हमने काम किया, हमने V को निकाला एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे। फिर हमने V को निकाला डाइपोल की मदद से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला था सिस्टम ऑफ चार्जेस की मदद से, फिर n पॉइंट चार्जेस की मदद से निकाला, n पॉइंट चार्जेस की मदद से। तो हमने पूरी तरीके से ये जो पार्ट 1 था ये पूरी तरीके से एनर्जी के बेस पे चलता रहा कि भाई एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी U और V के ऊपर ही काम हुआ, और इसी के ऊपर सारे डेरिवेशन अलग अलग तरीके से अपने को देखने को मिले। बट इसका जो पार्ट 2 होता है, जो इसने कुछ 65% के आसपास इसने ले लिया, सिंपल सी बात है, और कुछ 35% जो है, 35% जो है वो आ जाता है कैपेसिटर के पास। अब कैपेसिटर में क्या करना है, बहुत ही अच्छा खासा डिवाइस है, कैपेसिटर समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद कैपेसिटर के कनेक्शंस को समझेंगे, कैपेसिटर के कनेक्शंस को समझेंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल वाला। उसके बाद इस कैपेसिटर तो बहुत तरीके से होंगे, सर्कुलर होगा, पैरेलल प्लेट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, रेक्टेंगुलर देखने को मिल जाता है, बहुत सारे कैपेसिटर अलग अलग शेप्स के देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से हम लोग पैरेलल प्लेट वाला पढ़ेंगे, प्लेट वाला, विथ मीडियम एंड विथ मीडियम एंड विदाउट मीडियम पढ़ना पड़ेगा कि भाई। और फिर उस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, यू की वैल्यू कैपेसिटर के लिए भी निकालेंगे, देखो एनर्जी यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट जो होगा वो वैन डे ग्राफ होगा। वैन डे ग्राफ जो लास्ट टॉपिक होगा वो वैन डे ग्राफ जनरेटर होगा। वैन डे ग्राफ जनरेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लास्ट टॉपिक बच जाता है वैन डे ग्राफ जनरेटर के बाद स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। वैन डे ग्राफ जनरेटर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, खत्म कर देंगे नो डाउट। चलिए इसको अभी रफ करते हैं। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल चुका होगा 65-35 का, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं कि सर कैपेसिटर क्या होता है। सर आज तक कैपेसिटर को हमने सर एक डिवाइस माना है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये अपने को पता लग गया। सर क्या हो कि आप अगर इस तरीके से पढ़ाओ कैपेसिटर डिवाइस है ये बताने से अच्छा अगर आप क्वेश्चन मेरे मन में डाल दो कि सर कैपेसिटर पढ़ना क्यों है, सर जानना क्यों है, सर क्यों जरूरत है कैपेसिटर जानने की, मतलब क्या रीजन हो सकता है एग्जैक्ट तरीके से, तो समझते हैं यार, ठीक है। और क्यों पढ़ना जरूरी है सर ये बात होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। गाइज ये बताओ क्या आपको रजिस्टर के बारे में याद है यार, आना तो बोलिए यस और नो। रजिस्टर के बारे में पता है हमेशा एक बात, अच्छा एक बात हम लोग समझ कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, कि जब भी वर्ड में आएगा रेजिस्टर, जब भी टर आएगा तो मैं बोलूंगा डिवाइस, ठीक है। और जब भी, ध्यान सुनना, जब भी आएगा रेजिस्टेंस, जब टेंस आता है तो मैं इसको बोल दूंगा प्रॉपर्टी। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रेजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है, टर आया तो डिवाइस, उस डिवाइस का प्रॉपर्टी कौन है, उस डिवाइस का प्रॉपर्टी कौन है, प्रॉपर्टी, उस डिवाइस का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, क्योंकि टन्स आ गया, टन्स। क्या बात क्लियर हुई। वैसे ही सेम सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर, सर टर आया मतलब ये डिवाइस है, यस इसको हम बना सकते हैं। पर सर ये जो डिवाइस का जो बिहेवियर होगा
बिहेवियर होगा प्लस प्रॉपर्टी हो या फिर स्लैश प्रॉपर्टी बोल दो, उसको हम लिखेंगे कैपेसी। जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी लिखोगे तो क्या बोलोगे, टेंस। तो सर कैपेसिटेंस, सर दो चीजें पढ़नी है, डिवाइस भी पढ़ना है सर, डिवाइस क्या होता है ये भी जान लेना है अपने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी अपने को जान लेनी है। आई होप आपको ये रीजन क्लियर हो गया। क्या ये वर्ड प्ले कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस अपने को समझा? यस और नो? ठीक है, समझते इस बात को बारीकी से। इसको हटा देता हूं ना, सुनना ध्यान से। अब रेजिस्टर के बारे में सर मुझे एक बात पता है सर, रेजिस्टर का जो एडवांटेज, सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि करंट की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है। करंट को ज़्यादा, रेजिस्टर खुद को कम करके करंट को ज़्यादा स्पीड, करंट को ज़्यादा मतलब करंट की स्पीड को बढ़ा देता है, और अगर इसको रेजिस्टर बढ़ा दिया तो करंट की स्पीड कम हो जाती है, बढ़िया है। पर सर उसी चक्कर में इसका डिसएडवांटेज आता है, ये हीट को पैदा कर देता है सर, ये हीट को पैदा कर देता है, वायर की हीट को पैदा कर देता है सर। एक डिसएडवांटेज और है सर, एक डिसएडवांटेज और है सर, ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता, चार्ज स्टोर नहीं करता। अब मन में डाउट आएगा कि सर चार्ज क्यों स्टोर करना है सर? सर यहां तक तो अपने को समझ में आ गया सर कि ये डिसएडवांटेज हो सकता है, पर ये कैसे डिसएडवांटेज हो गया? चार्ज स्टोर नहीं करता, भाई उसकी मर्जी नहीं करेगा। रजिस्टर इज अ डिवाइस जो दिखने में ऐसा दिखता है, सॉरी ये सिंबल है, दिखने में ऐसा दिखेगा। रजिस्टर डिवाइस कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। इसमें ऐसे कोड होते हैं, 4 कलर कोड होते हैं, 1 2 3 और एक दूर होता है, ऐसे 4 कलर कोड होते हैं। ये रजिस्टर दिखने में ऐसा होगा जो आप दुकान पे जाके खरीदोगे, सिंबल के हिसाब से ऐसा है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टी का जो सिंबल है उसका आर है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है सर, रजिस्टर का आपने बताया कि करंट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए रजिस्टर का यूज होता है, पर उसी चक्कर में वो वायर का हीट बढ़ा देता है सर। सर वायर का हीट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये जाहिर सी बात है कि इसलिए वायर का हीट बढ़ा दिया मतलब कि वायर ब्रेक डाउन हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, इसलिए उस वायर का एरिया बड़ा रखने का, एरिया बड़ा रखोगे तो रेजिस्टर कम हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पर सर आपने एक डिसएडवांटेज आपने पिक्चर में कुछ और ला दिया, आपने बोला कि ये चार्ज को स्टोर नहीं करता। सर चार्ज को स्टोर करे या फिर ना करे इसकी मर्जी है ना सर, ये कैसे इसका डिसएडवांटेज हो सकता है तो मैं बताता हूं। और आपके मन में आता रहेगा कि सर चार्ज स्टोर करना क्यों है, करना क्यों सर, ये बताओ। समझो इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जैसे मेरी फॉर्च्यूनर यही है भाई आज के टाइम पे, इंजन बना दिया इसका, ठीक है ठीक है। ये फॉर्च्यूनर है, ये फॉर्च्यूनर का जो वेट होगा वो कितना होगा बताओ? ये बहुत लंबा भी होता है और आपकी हाइट से, मतलब आपकी हाइट से भी ये बड़ा होगा ब्रेथ वाइज, और ये लेंथ वाइज भी काफ़ी लंबा होता है। कुछ आई थिंक 3.5 मीटर की गाड़ी है शायद से, 3.5 मीटर 4 मीटर के आसपास जो भी है, मुझे उतना नहीं पता। बट आप बात सुनो बारीकी से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप बात सुनना ध्यान से कि ये जो फॉर्च्यूनर है, ये फॉर्च्यूनर ना, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई और भाई गैरेज 100 मीटर आगे था, तो अब ये गाड़ी रुक चुकी है। मतलब जब ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसके पास एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। 100 मीटर दूर मुझे जाना है गैरेज में, तो मुझे धक्का मारना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब मैं अकेले धक्का मारूंगा तब तो मैं नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये मेरा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर ठीक है, इसको अकेले धक्का मारूंगा तो मैं मार सकता नहीं, क्योंकि इसका, अच्छा इसका मास बहुत ज्यादा होगा ना, इसका मास तो बहुत ज्यादा होगा, मास या बोल दो फिर वेट ज्यादा होगा, ऐसा भी बोल दो। हैवी मास हैवी वेट वाले ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को, पार्टिकल को, कुछ भी बोलिए, उसको धक्का देना जब वो रेस्ट पे हो, और उसके पास एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। जब रेस्ट पे हो तो उसको मोशन में लाना, रेस्ट से मोशन में लाना, उस टाइम पे रिक्वायर्ड, ध्यान सुनना, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी, रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी। सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी बहुत हैवी बॉडी हो, जो अपने वेट से पर्टिकुलर
अपने वेट से बहुत ज्यादा हैवी बॉडी हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैकेनिकल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। रेस्ट से जुप स्टार्ट करने के लिए, रेस्ट से जुप स्टार्ट करने के लिए मैकेनिकल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। मैकेनिकल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, समझे, मानते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, और वो फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। बाप रे बाप, रिक्वायर्ड वेरी एनर्जी। सर किसके लिए एनर्जी चाहिए? स्टार्ट करने के लिए। कहां से? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी। मतलब सर ये जो बॉडी है इसको धक्का देके स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। समझ लो, डिटेल समझ लो। बाकी मैं उतना अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा, नोट्स बनाए मैंने। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी नोट फिर से बना दिया आपके लिए थियरी, ताकि हम लोग आगे चलें। पर हम लोग अपने को कहानी भी पता होना चाहिए कि भाई कैपेसिटर क्या है। ठीक है, तो सर अपने को एक बात समझ में आ गई कि हैवी मास, हैवी बॉडी, उनको रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने के लिए, पोटेंशियल से काइनेटिक में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा एनर्जी लगानी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। सर स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी लगती है। सर एक बात पता है सर, कि अगर इस फॉर्च्यूनर को हम लोग 4 लोग धक्का मिलकर मारेंगे तभी स्टार्ट होगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी। ठीक है, एक बार जब गाड़ी चल चुकी, ध्यान सुनना, मैं, मेरे 3 दोस्त, मैं मान लेते मेरी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, ये है नहीं पर मान लेते, मानने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, एक दिन बनानी भी वैसे। अब सुनना बारीकी से कि उस गाड़ी को जब हम 4 लोग धक्का मार रहे हैं तो रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी फ्रॉम रेस्ट टू काइनेटिक, मतलब रेस्ट टू मोशन। स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगा दी। उसके बाद क्या किया, जब एक बॉडी एक बार कांस्टेंट तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने लग गई, जब वो मोशन में आ गई, तब वो तीनों मेरे दोस्तों को मैंने बोला जा तू वो सामान लेके आ, पानी लेके आ, चाय लेके आ, मैं पहुंच रहा हूं, मैं अकेले धक्का मार लूंगा। मीन सर इसका मतलब ये होता है कि डिवाइसेस को या फिर किसी भी हैवी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है मैकेनिकली। आ रही बात समझ में? उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कम एनर्जी पे चल जाता है। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गया। इतनी बात अगर जैसी समझी, एक बार मोशन में आ गया तो एनर्जी कम लगेगा। कॉन्स्टेंटली जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दौड़ेगा तो कोई दिक्कत, मतलब चल रहा होगा, मोशन में होगा तो कोई दिक्कत, ज्यादा एनर्जी लगेगी नहीं। तो क्या सर, अब देखो ये, इसको थोड़ा देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको काम का लगता है, नहीं तो मैं फटाफट से रफ कर देता हूँ। देखिए, इट मीन सर आप ये कहना चाहते हो कि सर मैकेनिकल डिवाइसेस जो हो गए सर, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए सर, जो हैवी लोड वाले, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए हैवी लोड वाले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत बड़े बड़े मोटर्स वाले मशीन्स लगे होते हैं, और उसके बाद फिर हो गया, मान लेते हैं कि जो फैन हो गया, बहुत इजी एग्जांपल समझते हैं, फैन हो गया, ठीक है, उसके बाद कैमरे का फ्लैश हो गया, कैमरे का फ्लैश हो गया, इनको भी सर ये भी लोड उठाते हैं। ठीक है, कूलर हो गया, मोटर हो गया, मोटर ले लो, मोटर ले लो, ठीक है। अच्छा, हालांकि मोटर भी मतलब मोटर भी लगा होता है फैन में, ठीक है, तो क्योंकि मोटर के प्रिंसिपल पे तो फैन चल रहा है। अरे बात समझ में? अब बात समझना, पर अलग से ही मोटर होता है अलग अलग मशीन में। अब सुनिए ध्यान से, सर इनको चलने के लिए, सर इनको स्टार्ट करने के लिए सर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती होगी। स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती होगी सर, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती होगी। बात सही है, इतने समझाना चाहता हूं। करेक्ट सर, इतने समझाना चाहते हैं, ठीक है सर। तो सर वो एनर्जी आएगी कहां से? इट मींस सर वो जब इतनी एनर्जी नहीं आ सकती डायरेक्टली, तो अपने को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो चार्ज को स्टोर कर सके, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो उस क्वेश्चन में अब जाहिर सी बात है, हमारे पास उस टाइम पे एक डिवाइस था रजिस्टर नाम का, जो ये काम करने में सक्षम था। तो अपने को एक नीड, एक जरूरत, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली कि यार ये जो चार्ज है जो स्टोर नहीं कर पा रहा, अपने को एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए अपने को जो चार्ज को स्टोर कर पाए। तो वहां से शुरुआत होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी / इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब क्यू को स्टोर कर सकता है भाई साहब, क्यू को स्टोर कर सकता है। स्टोर करने के बाद सर क्या होगा?
क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा जो फैन होता है वो 5 एम्पीयर का करंट लेता है, 5 एम्पीयर का। अब हमारे घर में जो आती है वो 220 वोल्ट के आसपास बिजली आती है। अब वो फैन जो होता है स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। स्टार्ट करने के लिए देखो, जब भी आप फैन स्टार्ट करते हो तो कट्टी से आवाज़ आती है ना, क्योंकि वो ज़्यादा फैन लेता, मतलब ज़्यादा एनर्जी लेता है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है, फिर उसके बाद कम एनर्जी लेता है। उस टाइम पे कम एनर्जी लेगा, ठीक है, उस टाइम पे वो कम एनर्जी लेता है, ये बात हम लोग मानते हैं, ठीक है सर। कम एनर्जी लेता है, फिर क्या हुआ, कम एनर्जी जैसे ही उसने लिया, मीन्स उस टाइम पे हो सकता है कि अपना कैपेसिटर रिचार्ज हो रहा हो। अच्छा, हम लोग रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, पर अब बारीकी से समझ लो कि स्टार्ट करने के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने को, ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। तो स्टार्ट करने के टाइम पे अगर कैपेसिटर को ज़्यादा एनर्जी देनी है तो मतलब इसको चार्ज को स्टोर करवाना पड़ेगा, और चार्ज को स्टोर करने के लिए मतलब कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता होगा। एक बात बताओ, आपने ये ऑब्जर्व किया आपके घरों में कि एक कैपेसिटर जो आपने आज लगा दिया अच्छी कंपनी का, वो कम से कम 1 आध साल 2 साल अच्छा चला, जब इस बटन दबाते ही खट्टे से आवाज आई, फैन एकदम तेजी से दौड़ा। एक टाइम ऐसा आता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिचार्ज और डिस्चार्ज, कैपेसिटर क्या है एक तरीके से समझो मेरी बात, चलो ध्यान सुनते धीरे धीरे पढ़ते थोड़ा सा, एक बार ये समझा दिया तो फिर काम आसान हो जाएगा आसान से। चल मैं इसको रफ करूं, ठीक है, रीजन क्लियर हो गया कि क्यों करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा हम लोग कैपेसिटर के डिस्चार्ज और रिचार्ज के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर जो है जो आपके फैन में लगता है उसी को हम कंडेंसर भी कहते हैं, जो आप कंडेंसर बोल के लेके आते हो, ठीक है। वो दिखने में कैसा होता है बताइए, ऐसा होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो, ऐसे 2 वायर लगे होंगे। तो मान लेते हैं कि ये ऐसे 2 वायर लगा होगा, मान लेते हैं कि एक बैटरी है, बैटरी से चार्ज होगी ना भाई साहब, उसमें मान लेते हैं उसमें ये मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, ध्यान सुनिए, मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, तो ये चार्ज कितने टाइम में होगा ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर होंगे। ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। आपने इस सर्किट में कैपेसिटर के 2 वायर लिए, आपने इसको टच कर दिया, क्या कर दिया, टच कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही सर्किट में आपने किया, बटन चालू किया, मतलब सर्किट क्लोज है, मतलब करंट दौड़ रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। जब सर सर्किट में तो करंट दौड़ना चाहिए बैटरी की वजह से, भाई साहब अगर बैटरी करंट दौड़ रही है मतलब करंट के साथ कौन दौड़ रहा है, रेट ऑफ चार्ज, Q/T दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे आके चार्ज स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे आके चार्ज ऐसे स्टोर हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर हो जाता है। इतनी बात को समझ लो कि जब चार्ज आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी की वजह से कैपेसिटर के अंदर भी बन जाते हैं, ये बात है। इसे कहते हैं चार्जिंग, इसे कहते हैं चार्जिंग। ध्यान सुनना, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ यार मेरे को कि क्या हम उस बाल्टी में पानी भर सकते हैं, एक मिनट टाइम देखने दो, क्या हम उस बाल्टी में पानी भर सकते हैं जिस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, कि खाली रहना चाहिए? सर हम हमेशा खाली बाल्टी में पानी भर सकते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो? भरी हुई बाल्टी में पानी भरा जा सकता नहीं है। तो अगर ध्यान से समझें तो कैपेसिटर जब खाली होगा, जब ये खाली होगा तभी तो इसको भर पाओगे, जब ये खाली होगा तभी तो इसको भर पाओगे, सिंपल सी बात है। मतलब ये एक स्टोरेज के जैसा काम कर रहा है, स्टोरेज के जैसा, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, ये स्टोरेज के जैसा काम कर रहा है, अपने को पता लग गया। सर ये चार्ज कैसे होता है? सर स्टोरेज के जैसा काम कर रहा है, पर बैटरी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका चार्जिंग रेट जो है वो बहुत फास्ट है। हम इस 2 वायर को पकड़ो, 2 वायर को ले जा करके हम क्या करेंगे, जो प्लग होता है हमारा, जो स्विच होता है, बोर्ड देखा है, बोर्ड का स्विच यार बना देता हूँ, ऐसा बोर्ड का स्विच होता है ना, ऐसे 3 सॉकेट दिख रहे हैं, ये वायर को उठाओ, ऐसे ऐसे दोनों वायर को उठा करके इसमें डाल दो, बटन चालू करो, 2-3 सेकंड देखो, खट्टे से निकाल लो, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, फटाक से कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब जैसे अब एक बात समझना सर, इतनी तेजी से चार्ज हो गया, यस, ये कैपेसिटर जो था ये चार्ज हो चुका है, जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, मान लिया। क्यों ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में बताता हूँ, टर्मिनल में
प्रेजेंट है, हायर वोल्टेज बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इस बात को समझ लो। एक बात और बताइए सर, एक बात और बताइए, जब ये इतनी जल्दी से चार्ज हो रहा है, जुप करके चार्ज भर जा रहा है 2-3 सेकंड में, 3 सेकंड 4 सेकंड में लास्ट, तो ये बताइए डिस्चार्ज कैसा होता है? क्या आपने ये कहानी सुनी है कि जो लोग बहुत फटाफट से ऊपर जाते हैं, वो उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फटाफट से नीचे भी गिर जाते हैं, लाइफ में, रिलेशनशिप में, सक्सेस में, पैसे में, कहीं पे भी आप मान लो, मानते हो कि नहीं मानते हो? वैसे ही कैपेसिटर भी है भाई साहब, इसको बैटरी नहीं बोलेंगे, बैटरी जैसा दिखा रहा है, स्टोरेज है, ये है वो है, पर बैटरी जैसा बिहेव करता। दोनों वायर लगाया, खट्ट से चार्ज हो गया जुप करके, फिर उसके बाद क्या कर दिया, वायर अलग कर दिया, चार्ज है। अब अगर इन दोनों वायर को मैं जोड़ूं साथ में, अगर इन दोनों वायर को अगर ऐसे जोड़ दूं, ध्यान सुनना, इन दोनों टर्मिनल्स को अगर मैंने आपस में जोड़ा तो यहाँ पे एक स्पार्क होता है। स्पार्क का साइन ऐसे होता है ना भाई साहब, एक स्पार्क हुआ, ऐसे 2-3 बार करो, जुप करके स्पार्क हुआ। स्पार्क होते ही क्या होगा, उसका जो चार्ज होता है वो खाली हो जाता है, कैपेसिटर फिर से खाली हो गया। मतलब सर जिस रेट से जिस टाइम से जितने कम टाइम में फट से चार्ज हुआ था, उतने ही सेम टाइम में खाली भी हो जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है। अरे हाँ ना तो बोलिए यार, यस और नो, डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, नोट्स बना लोगे? ठीक है, चलिए ध्यान सुनिए। तो अब जब ये डिस्चार्ज हो गया, ये हो गया, ठीक है, अपने को कहानी समझ में आ गई। तो मतलब सर एक बात बताइए, जब ये इतना फटाफट से डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको यूज कैसे करते हैं? देखो मैंने बोला था कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं फैन, लाइक फैन का एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अब ये कैपेसिटर, देखो सारी कहानी समझा रहा हूँ, मैंने नोट्स बना के दिया हुआ है, नोट्स बना को इसको फटाफट से गो थ्रू करवा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, नोट्स बनाया मैंने, उसी को लिखना। लाइक फैन, ध्यान सुनिए, ये जो फैन होता है, फैन को स्टार्ट करने के लिए 5 मतलब ये बेसिकली 5 एम्पीयर का करंट पे चलता है ये फैन। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, करंट बहुत बड़ा करंट है, 5 एम्पीयर बहुत छोटा करंट तो है नहीं, तो 5 एम्पीयर के करंट पे जब चलता है तो भाई जाहिर सी बात है, बड़ा करंट तो अपने को स्टार्ट करने के टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। जाहिर सी बात है कि इस फैन को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, मान लेते हैं मेरा कैपेसिटर है, अभी मैंने बनाया नहीं अच्छे से, बट ठीक, मान लेते हैं हमारा कैपेसिटर है। अब उस कैपेसिटर को हमने जब लगाया तो ध्यान सुनना सर, अपने को एक बात पता लग गया कि ये जो कैपेसिटर होता है बहुत ही कम टाइम में डिस्चार्ज भी हो जाएगा, डिस्चार्ज भी जल्दी होता है और रिचार्ज भी जल्दी होता है। तो दोनों सेम टाइम में होता है सर, डिस्चार्ज और रिचार्ज दोनों सेम टाइम हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि सर ये जो पावर सप्लाई, सर एक बात समझ में आ रही है, जब ये रिचार्ज हो रहा था, जब बैटरी से चार्ज भरा इसमें प्लस 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 रिचार्ज हुआ, मतलब इसने चार्ज को स्टोर किया, मतलब एनर्जी बढ़ा ली अपनी, और जब फट से इसने एनर्जी को खाली कर दिया, अगर इसने अपनी एनर्जी को ऐसे से फटाफट से चार्ज को दे दिया, भाई एनर्जी खाली होगी कहीं ना कहीं, अपने आप को बहुत जल्दी खाली भी कर लिया। सर एनर्जी जब इसने दिया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस को इसने बाहर जब सप्लाई कर दिए, चार्जेस को छोड़ दिया, चुप करके डिस्चार्ज कर दिया, मानते हो कि नहीं मानते हो? जब डिस्चार्ज कर दिया, इट मीन्स कि सर ये चार्ज का जो सप्लाई होता है, कैपेसिटर जो चार्ज का सप्लाई करता है, चार्ज का सप्लाई जो करता है वो सडनली करता है, सडनली लिख दो या फिर एट वंस लिख दो कि भाई सर एक ही बार में कर देता है सर। मतलब सर एक बात समझ में आ गई कि फैन जब भी हम लोग चालू करते हैं तो जो कट से आवाज आती है, उसी टाइम पे कैपेसिटर अपना पूरा का पूरा चार्ज, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी ताकत लगा देता है झुक करके फैन चालू कर देने में। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया यार? पूरी की पूरी एनर्जी एक ही बार में लगा देता है कि भाई फट से चालू हो जाए, उसके बाद खुद को रिचार्ज कर लेगा, कट से करंट तो आ रहा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैकेनिज्म पे काम करता है। तो मतलब सर ये लिखना गलत नहीं होगा, बोलना गलत नहीं होगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो खुद को, जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, और चार्ज को स्टोर करने के साथ साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ उसको सप्लाई कर देता है जब रिक्वायर्ड है, एट वंस, एक बार में सप्लाई करेगा, जुप करके एक बार में सप्लाई कर देगा। ये अपने को पता लग गया सर। ठीक है, तो सर ये कैपेसिटर की कहानी समझ में आ गई सर अपने को। आप थोड़ा सा सर नोट्स की तरफ लेके चलिए, सुनिए। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। कैपेसिटर की थ्योरी मैंने लिखा है कि सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड वेरी हाई
एनर्जी या फिर वेरी हाई करंट, जैसे मान लेते हैं 25 से 50 एम्पियर का एग्जांपल लिया हुआ है, इट्स एग्जांपल कि मान लेते हैं कि 25 से 50 एम्पियर का करंट टू स्टार्ट देम, उनको स्टार्ट करने के लिए। तो लाइक जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, एक्सेट्रा। जैसे कैमरा फ्लैश भी लिख सकते हो, कैमरे का फ्लैश, जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं उनकी फ्लैश बहुत एनर्जी लेती है। कुछ कुछ कैमरे इतने बड़े होते हैं कि भाई उनके जो फ्लैश होते हैं वो कुछ शायद से 5 से 10 15 एम्पियर का करंट ले लेते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो उस टाइम पे वो एनर्जी देता कौन है? कैपेसिटर तो देता है। खट्टे से चार्ज को सप्लाई कर दिया, स्टोर करके रखा था, जुप करके कर दिया, क्योंकि तो एनर्जी इंस्टेंटली कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है, जुप करके सप्लाई कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रही हो मेरी बातें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने थ्योरी लिखा, ठीक है, कैपेसिटर टॉपिक में। फिर कैपेसिटर के बारे में मैंने बात करी कि कैपेसिटर जो है स्टोर्स, देखो नोट्स ऐसे बना लेना है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई कर देता है एट वंस, सडनली। भाई जब उसको रिक्वायर होगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो सप्लाई कर देगा। कैपेसिटर को ही कंडक्टर भी कहा जा सकता है, कैपेसिटर एक कंडक्टर ही है। और कैपेसिटर जो होता है इसी को हम कंडेंसर भी कहते हैं, फैन में जो लगाते हैं हम कंडेंसर, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो क्या करता है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो मैंने नोट्स बना दिया था, पर मैंने सोचा अपने तरीके से पहले पढ़ाऊंगा। पहले के ये वाले स्लाइड्स में मैंने अपने तरीके से पढ़ा दिया संतुष्टि के लिए कि भाई मेरे को बच्चों को इतना बताना है। उसके बाद मैंने ये दिखाया ताकि आपको नोट्स मिल जाए कि भाई क्या ही नोट्स की बात कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में? सिंपल, ठीक है। अब सर एक बात समझ में आ गई कि सर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, सर डिस्चार्ज कर देगा, रिचार्ज कर देगा, ये सारी कहानी सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गई। और सर सप्लाई कर देगा, सर जितना जब चाहेगा तब सप्लाई कर देगा। रजिस्टर ये काम करने में असक्षम था, जिसके वजह से ये मन में आए सवाल, और फिर हमने कैपेसिटर को बनाया गया इसी मोटिव के साथ, ठीक है सर। पर सर एक सवाल है, एक सवाल है सर जी एक सवाल है कि कैपेसिटर कभी से कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, आप रट रहे हो, पर ये कैपेसिटर जो होता है ये चार्ज कितना स्टोर करेगा सर, ये तो बताइए। ये भी तो पता होना चाहिए सर। तो इसका जवाब देने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। यस और नो? कैपेसिटेंस को पढ़ना पड़ेगा। चले अब आ चुके हैं कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस क्या कहता है? कहता है इट इज अ कैपेसिटी एंड स्लैश एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर स्लैश इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट्स अ कैपेसिटी कि भाई देखो आपने कैपेसिटर तो बना दिया, आपने इतना बड़ा बनाया, आपने इतना बड़ा बनाया, पैरेलल प्लेट का बनाया, सर्कुलर बनाया, बट उस मटेरियल पे या फिर उसके शेष टाइप के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। उसकी क्षमता भी तो बन जाती है भाई साहब कि कितना कर पाएगा। अरे हाँ ना, तो बोलिए कितने चार्ज को स्टोर कर पाएगा, ये डिपेंडेंसी आ जाती है ना। ये नहीं कि आपने चिंदी सा कैपेसिटर बना दिया, लो 3 लाख चार्ज को स्टोर कर दो, 3 करोड़ चार्ज को स्टोर कर दो, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। पूरी दुनिया का चार्ज स्टोर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैल्यू होगा। तो वो बताएगा कैपेसिटेंस जो होगा उसका जो सिंबल होता है वो सी होता है, सी होगा, ठीक है। अब ये एक बात समझिए, एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी सर्किट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी सर्किट लेता हूँ, उस सर्किट में मैंने मान लेते हैं कि एक बल्ब लगा दिया, मान लेते हैं कि एक बल्ब लगा दिया। अब वो जो बल्ब है बैटरी लगा दी, ठीक है। ये बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होता है, तो इस बैटरी के ऊपर, इस वोल्टेज, इस पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है, V is directly proportional to I। तो कहीं ना कहीं सेम अगर सर्किट में मेरे को चार्ज के बारे में सोचना हो, मुझे चार्ज के बारे में सोचना हो कि यार ये जो चार्ज फ्लो होगा, करंट मतलब Q by T, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये भी V के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि भाई जितना V है उसकी वजह से उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितने चार्ज को वो दौड़ा पाएगा। भाई 3 वोल्ट है तो मान लेते हैं 3 चार्ज को दौड़ा मार पा रहा है वो, 3 वोल्ट का आदमी, मान ले 3 वोल्ट का बैटरी 3 चार्ज को ही चमाट मार के दौड़ा पा रहा है। तो ये V के ऊपर डिपेंड कर जाएगा Q का फ्लो। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं, चलो मैं लिखता हूँ कि V के ऊपर डिपेंड कर जाएगा Q का फ्लो, जाहिर सी बात है। और अगर मैं ऐसा लिखूं कि Q बाई, देखो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू K इंटू V। भाई मुझे चेक करना है कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब सुनना ध्यान से, Q बाई वी इज इक्वल टू के, और इसी के को हम कहेंगे C, और मैं इसको इधर लिख देता हूँ, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी, दिस इज द फॉर्मूला। समझते हैं इस फॉर्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। सर आप एक चीज नहीं बता रहे हो सर, आपने एक बात नहीं बताई अभी तक, आपने सर एक बात अभी तक बताई नहीं। सर ये जो कैपेसिटर कैपेसिटर कर रहे हो, ये दिखने में तो सर आपने बता दिया कि ये दिखने में सर्कुलर हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, पैरेलल प्लेट का होगा, फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, ये सब बात मैं बता दिया। बट एक बात और बताइए सर, इसका सिंबल क्या होगा? तो सिंबल इसका ऐसा होगा, हम लोग पैरेलल प्लेट लेंगे तो इसलिए पैरेलल प्लेट वाला सिंबल ऐसा, क्योंकि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर क्या होगा कि ऐसा दो प्लेट लेंगे हम लोग, जिनके बीच में क्या होगा, ध्यान सुनना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ लो, इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा पैरेलल प्लेट ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी, अब इस बैटरी ये हो गया V, तो इसी V की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे प्लस चार्जेस स्टोर होते हैं, यहाँ पे माइनस चार्जेस, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q लिख देते हैं, माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है, यहाँ पर मैं बात कर लूंगा अभी इसके बारे में। और यहाँ पे Q हमारा स्टोर हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो भाई इसलिए प्लस और माइनस चार्जेस ऐसा स्टोर मान लिया जाता है कि भाई यहाँ पे प्लस चार्जेस, यहाँ पे स्टोर मान लिया जाता है, और होता भी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई चार्ज देख रखा बीच में, अगर इसी प्लेट के बीच में कोई चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज के ऊपर ना स्टैटिक चार्ज, अगर मान लेते इस पॉइंट पे अगर स्टैटिक चार्ज रख दिया, तो उसके ऊपर भाई साहब वर्क डन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से तो ये स्टैटिक चार्ज मूव हो जाता है। जब मूव होगा मतलब वर्क डन हो रहा है, जब वर्क डन हो रहा है मतलब फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अगर फोर्स लग रहा है, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे दिखाया जाता है। अरे बस में सिंपल, ठीक है, तो इसी का सिंबल ऐसा लेंगे हम लोग, पैरेलल कैपेसिटर का सिंबल ऐसा लेंगे अभी के लिए हमारे चैप्टर में, ठीक है। आगे बात करिए सर आपने एक फॉर्मूला तो बता दिया सर, आपने एक फॉर्मूला बताया सर, C इज इक्वल टू Q बाई वी। सर ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया सर, मतलब पता लग गया कि सर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा, ये वोल्टेज के ऊपर पता लग जाता है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। पर सर अगर क्या हो कि आप ये लिख दो, अब यहीं पे कहानी गंदी बनती है, इसी बात को समझना है भाई बारीकी से। मैं लिखता हूं, ये जो C होता है ना, ये जो C होता है, ये C नॉट डिपेंड, या फिर इंडिपेंडेंट लिख दो, या फिर नॉट डिपेंड लिख दो, नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। Q एंड V पे डिपेंड करता नहीं है सर, कैसे, देख के तो लग रहा है सर, ध्यान सुनिए, मैं लिख देता हूं। तो सर डिपेंड किसी पे करता है आपके अनुसार, आप क्या बिलीव करते हैं सर? ये डिपेंड करता है, ध्यान सुनिए, डिपेंड्स, अच्छे से नोट्स बना लेना, मैंने इसका बनाया नहीं है। डिपेंड्स ऑन, पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो, डिपेंड करता है शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर या फिर कैपेसिटर, कंडक्टर लिख दो या फिर कैपेसिटर लिख दो। दूसरा मीडियम के ऊपर डिपेंड कर जाता है। सर पर एक बात नहीं समझी आपने अभी तक बोला हुआ है, आई होप आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ढंडा। सर एक बात नहीं समझा, आप बोल रहे हो कि ये जो C है ये Q और V के ऊपर डिपेंड करता नहीं, पहले ये समझाओ, क्योंकि फॉर्मूले में देख के लगता है अपने को, सर आम्ही बघितलं की फॉर्म्युलेमधून आम्ही बघून बोलू शकतो कि Q बाई V के ऊपर सर डिपेंड कर रहा है सर C। आप रॉन्ग बोल रहे हो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, सुनिए ध्यान से। सही है, ठीक है, सुनिए सर, आप कह रहे हो कि C इज इक्वल टू Q बाई V है, और फॉर्मूले में C इक्वल टू Q बाई V दिख रहा है, और बोल रहे हो कि इसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। एक बात बता यार, एक बात बता, R जो होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, मान लेते हैं 2 ओम का, और यहाँ पे मैंने बैटरी दौड़ा दिया 10 वोल्ट का, मान लेते हैं यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, ध्यान सुनियो मैं क्या कह रहा हूँ,
यहाँ पे करंट दौड़ रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। एक बात बता, ये फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू वी बाई आई, कहाँ से आया था? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आया था, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से आया था, V इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई। क्या ये R जो होता है, क्या ये R डिपेंड करता है इस V और I पे? नहीं करता। सर दिखने में तो लग रहा करता है, नहीं भाई साहब, सुनो ध्यान से। आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, आपने 2 ओम लगाया, आपने ये 5 एम्पियर लगा दिया, आपने 2 एम्पियर लगाया, आपने 2 ओम लगा दिया, मानता हूं मैं। क्या आप 3 ओम भी तो लगा सकते थे, आप 5 ओम भी तो लगा सकते हो भाई साहब। ये एक अलग डिवाइस है जिसको आपने उठा करके लाया, बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। इसकी वजह से मतलब ये जो 2 ओम 3 ओम 5 ओम ये डिपेंड नहीं करता, ये जो रजिस्टर है ये डिपेंड नहीं करता इस V और I पे। V और I एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, पर ये नहीं डिपेंड करता। हाँ, ये एक बात सही है कि यहाँ पे R इक्वल टू वी बाई आई जो आ रहा है, ये एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है भाई साहब, ये एक रिश्ते वाला बात है, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ भाई साहब, ये R इज इक्वल टू वी बाई आई जो है वो एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है। एक्चुअल में R की भूमिका अलग है, एक्चुअल में तो R की भूमिका अलग है, R की कहानी अलग है। R बोलता है मैं हूं रो L बाई ए, मियाँ है रो L बाई ए, मियाँ है रो L बाई ए। मैं करता हूं डिपेंड मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी पे, मैं करता हूं डिपेंड लेंथ पे, मैं करता हूं डिपेंड एरिया पे। मैंने बताया था कि वायर का एरिया बढ़ाओगे, डायमीटर को बढ़ा करके घुमा करके, जब मतलब ऐसे देख लो, एरिया को बढ़ाओगे और डायमीटर को घुमा करके जब मोटा वायर बनाओगे तो मोटा वायर कभी ज़्यादा हीट होता नहीं है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि उस मोटे वायर में 25-30 एम्पियर 50 एम्पियर का करंट नहीं दौड़ाना है, नहीं तो वायर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट बहुत बड़ा होता है। इतना करंट यूज ही नहीं होता भाई साहब। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो होते हैं वो सब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर पे चल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, जितने भी सर्किट्स हैं। हमारी बात समझना। तो रजिस्टर की अलग भूमिका है। वैसे ये जो C इक्वल टू क्यू बाई ये एक तरीके से देखा जाए तो Q और V का रेशियो पे ये वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू Q और V के ऊपर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि भाई कितने V में कितना Q स्टोर किया, तो कांस्टेंट वैल्यू अपने को देखने को मिल रही है। बट इस C की भूमिका अलग है। C का भूमिका आगे जाके अपने को पता लगेगा, एक फॉर्मूला आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C का एक अलग फॉर्मूला आएगा बाद में, हम लोग देखेंगे उसको बाद में, अभी के लिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आपको समझा। ये एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, किसके ऊपर? जैसे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। सर कैसे स्टोर हुआ? भाई साहब बैटरी लगाया था, बैटरी लगा दी, ठीक है। इस V की वजह से चार्ज फ्लो हुआ और जाकर के चार्ज स्टोर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना देखा तो भी चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, क्या इस V की वजह से ये डिपेंड करेगा कि कितना, हाँ V की वजह से डिपेंड करेगा कि कितना क्यों जाएगा, V की वजह से डिपेंड करेगा कितना क्यों जाएगा। पर ये जो कैपेसिटर है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ना, प्लेट, इस प्लेट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि वो कितना चार्ज लेगा, कितना स्टोर कर पाएगा। भाई साहब ये जो प्लेट है ना, प्लेट, इस प्लेटवा के ऊपर वो डिपेंड कर जाएगा कि कितना चार्ज ये भर पाएगा। भाई साहब समझा? इस प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना चार्ज अपने अंदर ले पाएगा। V की वजह से क्यों डिपेंड करता है, मानता हूं, पर C नहीं डिपेंड करता। C क्या है? इस प्लेट की क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता, कि भाई मैं इतना बड़ा हूं। एक बात बताओ, इधर ही देखो, इसी प्लेट का साइज, मान लेते हैं कि इस V की वजह से ये जो, मान लेते हैं यहाँ पे कितना क्यों निकला था, मान लेते हैं 150 क्यों निकला, मतलब मान लेते हैं 15 क्यों निकला। अब ये 15 क्यों जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, प्लेट साइज में आ गया। अगर इसी प्लेट साइज को मैं बढ़ा दूं, ध्यान सुनना, इसी प्लेट साइज को मैं अगर ऐसा बढ़ा दूं, मान लीजिए कैसे दिखाऊं, ग्रीन से दिखाता हूं। इसी प्लेट साइज को अगर मैं ऐसा बढ़ा दूं, इसी प्लेट साइज को अगर मैं ऐसा बढ़ा दूं, तो क्या मैं अब इस V को भी क्या इस V से और भी क्यों यहाँ पे स्टोर हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर इस V के अंदर
शक्ति है, क्यू को चमाट मार के यहाँ पे स्टोर करवाए तो हो जाएगा। पर मेरा स्टोर करने का जो कैपेसिटी था, जो क्षमता थी, वो क्षमता, वो कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटी, वो डिपेंड करी मेरे एरिया बढ़ाने से, मेरा प्लेट का साइज बढ़ाने से हुआ सर। प्लेट की साइज बढ़ाई तब जाकर के मेरा और प्लस प्लस आया, इधर उनको जगह मिला, नहीं तो वो प्लस प्लस कहाँ पे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। ये प्लेट के साइज के ऊपर डिपेंड कर गया। साइज मतलब साइज, शेप, डायमेंशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, कैपेसिटर, कि भाई उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया है। प्लेट की साइज के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना। इसका एरिया बढ़ा दूंगा, इसका एरिया बढ़ा दूंगा तो मैं और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊंगा। क्लियर है, पक्का? ठीक है, आगे चलें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नो डाउट। तो ये बात याद रखिए कि शेप और साइज और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर जाता है, और मीडियम के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि उसमें कोई एयर है, मतलब विदाउट एयर वाला फॉर्मूला देखेंगे, जहाँ पे सॉरी यहाँ पे एयर है वहाँ पे वाला फॉर्मूला देखेंगे विदाउट मीडियम, और यहाँ पे एक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटर के वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंडेंसी आएगी, क्या रिएक्शन आएगा, वो देखने को मिलेगा बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अगर बनाना है तो बना लीजिए, अगर आपको कुछ यूजफुल लगे, काम का लगे, ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब हम लोग जा सकते हैं सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पे। मैं थोड़े से नोट्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम फट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, अब हम लोग आ चुके हैं कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। आई होप आपको पिछला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, पक्का? ठीक है, अब आइए कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर की तरफ आ जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे होंगे, सीरीज और पैरेलल। अच्छा, अपने को ये कनेक्शन किसके करने हैं, अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होंगे भाई साहब? देखो, दो प्लेट होते हैं जो होंगे तो वैसे 3D में ऐसे वाले होंगे, एक्चुअल में तो ऐसे ही प्लेट होंगे, आमने सामने रखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है। ये प्लस क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे पूरा प्लस क्यू वाले चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू वाले चार्ज है, ऐसे दिखाने के लिए बस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बैटरी लगी हुई। एक्चुअल में तो ऐसे है, पर अपने को बनाना दिखाने के लिए ऐसा दिखा देता हूँ मैं कि हम यहाँ पे बैटरी जब लगाते हैं तो V प्लस और माइनस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी तरह वजह से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों मान लेते हैं? ऐसा अपने को दिखाई तो देगा नहीं, ऐसा दिखाई, यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई स्टोर ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू दिखाने के लिए, यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसा हम लोग पता तो चलेगा नहीं, पर ऐसा क्यों हमको कैसे पता चल जाता है? क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी प्लेट के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, मानते हो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये फोर्स एग्जर्ट करता है किसी भी चार्ज के ऊपर, अपने को पता है। तो इसका टेस्ट करने के लिए क्या करने का, ऐसे पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके बीच में अगर कोई भी चार्ज रख दोगे, स्टैटिक चार्ज, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर वर्कडन हो जाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको रिपेल कर देगा इस साइड। तो जब वर्कडन हुआ, जब चार्ज मूव हो जाता है, तो अपने को पता लग जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, जिसकी वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस बैटरी की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती नहीं है। ये चीज आपने 11 में पढ़ी है। जो वहां पे पैरेलल प्लेट पढ़ा था वही आज छोटे साइज में अपने को देखने में कैपेसिटर लग रहा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? क्या आसान रहेगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, अपने को देखना है यहाँ पे कुछ मिनट, अगर मैं इसको इसको रहने देता हूँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पता है अपने को, ठीक है। सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है, 11 में आपने पढ़ा हुआ है, देखेंगे, पर अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए। अभी मैं लिख देता हूँ कनेक्शन। हम लोग कनेक्शन दो टाइप के अपने पास, किसका कनेक्शन? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के कनेक्शन हम लोग दो तरीके से करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम सीरीज करेंगे या फिर हम पैरेलल करेंगे। बट अपने को एक रूल याद होना चाहिए,
सीरीज में हमेशा याद रखिए, सीरीज में यहाँ पे लिख देते हैं v, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं v, यहाँ पे लिख देते हैं q, क्योंकि यहाँ पे v और q की बात होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या है, q बाई v है, तो v और q का कुछ रिश्ता पता होना चाहिए सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन में। हमेशा याद रखिए कि सीरीज में v जो होता है वो हमेशा क्या होगा, ध्यान सुनना, डिवाइड होगा, और q जो होता है वो सेम होगा, और पैरेलल में v जो होता है वो सेम होता है और q जो होता है वो डिवाइड होता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। जैसे आपको ये बात समझी, ये टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऑब्जर्व करो और देखो, इसको नोट्स बना लो, उसके बाद ही अगले स्लाइड पे जाना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जाहिर सी बात है, मैंने सिंपल सी बात है, मैंने कैपेसिटर का सिंबल दिखाया, बट है वो प्लेट, मैंने उसको क्या कर दिया, है वो एक्चुअल कैपेसिटर, अगला प्लेट कैपेसिटर है जिसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आजू बाजू में कनेक्ट कर दिया, जैसे C1 C2 C3। तो अपने को इसका इक्विवेलेंट, हम सीरीज कनेक्शन देखते क्यों है, हम सीरीज कनेक्शन क्यों देखते हैं सर, बिकॉज अपने को इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब जैसे मान लेते हैं कि अब जाहिर सी बात है ये जो, अच्छा एक चीज एक गड़बड़ हो गई है अपने से कि हमने सी का ना, हमने दो चीजें नहीं पढ़ी, सी के बारे में हमने दो चीजें नहीं पढ़ी, सी के बारे में यूनिट नहीं पढ़ा। चलो अभी कभी पढ़ लेते हैं, अभी कभी पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए, क्या था हमने सी यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है, सी यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है। इसका यूनिट देख लो यार फटाक से, यहीं पे देख लो, मतलब इस स्लाइड के बाद मैं तुम्हें अब ये सी का यूनिट फटाफट से बता देता हूँ। ये जो सी होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यू क्या होता है, अपना कोलम होता है, कोलम अपॉन वोल्ट, तो कोलम अपॉन वोल्ट जो होता है वो अपना बन जाता है फराड, फराड बन जाता है, फराड मतलब फराडे बोल दो या फिर एफ बोल दो, फराडे एफ। तो अपने को पता लग गया कि सर अगर 1 वोल्ट की वजह से अगर एक कोलम के चार्ज को मैं स्टोर करवा देता हूं तो 1 फराडे बन जाता है। सर मुझे पता है कि एक कोलम बहुत ही बड़ा चार्ज होता है, इट्स अ वेरी बिग चार्ज, आपने पढ़ाया, मैंने आपसे पढ़ा है। तो एक कोलम, एक वोल्ट की वजह से अगर एक कोलम, तो 1 फराडे अगर स्टोर हो गया, इट मीन्स याद रखिए कि 1 फराडे एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इट्स अ बिग क्वांटिटी, इट्स अ बिग यूनिट, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। हमें न्यूमेरिकल में यूज होने वाला नहीं है सर, पता होना चाहिए, बट हमें न्यूमेरिकल में ये चीज यूज होने वाली नहीं है, हमें स्मॉल यूनिट यूज होगी। तो स्मॉल यूनिट के तौर पे हम क्या करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे सर, मिली फराडे, नैनो फराडे, सॉरी मिली के बाद माइक्रो फराडे, नैनो फराडे, पीको फराडे। तो पीको फराडे सर होता है 10⁻⁻12 फराडे, 1 पीको फराडे क्या होगा 10⁻⁻12 फराडे, 1 नैनो फराडे क्या होगा 10⁻⁻9 फराडे, 1 माइक्रो फराडे क्या होगा 10⁻⁻6 फराडे, 1 मिली फराडे क्या होगा 10⁻⁻3 फराडे। ये स्मॉल यूनिट सी न्यूमेरिकल में यूज होगी, न्यूमेरिकल के लिए ये यूज होने वाली है, तो इसको याद रखिए। ठीक, चालू है, ठीक है, वो अपने आप कैसे चला गया, ठीक है, इट्स ओके, ध्यान दीजिए कुछ सिस्टम में कुछ हुआ था। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, रिकॉर्ड हो रहा है, चेक 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 चेक, माइक वन माइक टेस्ट टू, जुप, ठीक है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा चेक कर रहा था, कुछ नहीं, ध्यान सुनिए। तो 1 मिली फराडे, 1 माइक्रो फराडे, ठीक है, चालू है। ये स्मॉल यूनिट को याद रखना जहां पे न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। एक बात और याद रखिए, इसके डायमेंशंस को याद रख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो ज्यादा ही छोटा हो गया, एक काम करते हैं, बैक टू द नॉर्मल साइज कर लेते हैं, हम एक नया पेज दे देते हैं, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके फटाफट से इसके डायमेंशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए डायमेंशन क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी का फॉर्मूला पता है सर, Q होता है I इंटू टी, तो सर Q का डायमेंशन होता है I मतलब एम्पियर, T मतलब कैपिटल T। सर हमें पता है V, सर V कैसे निकालेंगे, W बाई Q से। सर W क्या होता है सर, F इंटू एस होता है अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। उसके बाद सर ये जो F की डायमेंशन होती है सर, मुझे डायरेक्टली याद है, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, बट आपको ये आना चाहिए, 11th में हमने सीखा है। F की डायमेंशन होती है L1 M1 T⁻⁻²। अब S की डायमेंशन क्या होती है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, दैट इज L1 अपॉन चार्ज कितना है A नहीं, चार्ज का डायमेंशन ये वाला है AT। देखो
मुझे डायमेंशन याद नहीं है, मैं कुछ चीज़ें याद नहीं रखता, मैं हर चीज़ें फिजिक्स में याद नहीं रख सकता, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर कॉन्सेप्ट पता होता है, सेंटर पे पता होता है, चीज़ों को जोड़ देता हूँ और कर देता हूँ फटाक से। ध्यान सुनना, तो ये अब देखो इसको फटाफट से कर दें, ये L1 और ये L1, ये L2 हो जाएगा, ये M1, ये T, ये -1, ये +1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1, 10⁻³ और ये A⁻⁻1। सर ये डायमेंशन आ गया किसका, V का। अब ये V का जो डायमेंशन है, इस V का डायमेंशन जो है, ध्यान सुनिए यहाँ पर, सर अपने को पता है अगर मुझे C का डायमेंशन निकालना है तो C = Q/V, मतलब C और Q का डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए सर, A⁻T है सर, अपॉन में V का डायमेंशन सर हमने निकाल लिया, क्या है सर, L2, M1, T⁻³ A⁻1। कोई दिक्कत यार, रॉन्ग तो नहीं है ना यार कुछ भी, L2, M1 यस नो, ठीक है, T⁻³ करेक्ट है, ठीक है, फटाफट से कर दें। चलो अब ये सब ऊपर चले जाएंगे क्योंकि मुझे C का डायमेंशन लिखना है, तो C का डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक ही बार में लिख रहा हूँ, देखो L2, M1, T⁻³ जब ऊपर जाएगा तो T⁻3 हो जाएगा, तो T⁻4 +4 हो जाएगा, A⁻1 ऊपर जाएगा तो A⁻2 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल डायमेंशन फॉर द C। अपने को डायमेंशन निकालने भी आना चाहिए। आई होप आपको ये सब क्लियर है, यस और नो, पक्का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चले, ठीक है सर जी, आगे चलिए सर जी, सीरीज ऑफ पैरेलल में आपने बता दिया सर जी, आगे चलिए। अब मान लो एक बात कि ये जो मैंने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मैंने बताया कि सर अपने को सीरीज कनेक्शन देखना क्यों सर, बिकॉज अपने को ये 3 कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये अपने को पता होना चाहिए कि इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इनका टोटल क्या होगा। जैसे रेजिस्टर आप देखते हो, आपने रेजिस्टर लगा दिया, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये 3 रेजिस्टर जो लगाया आपने, मान लेते हैं 5 ओम है, ये जो 3 रेजिस्टर आपने लगाया, 3 रेजिस्टर, इसको सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन में, दिस इज सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में आपको तो पता है कि सीधा सीधा ये वैल्यू ऐड होती है, 2 + 3 + 5 करके 10। सर ये तीनों मिलके सीरीज में 3 अलग अलग रेजिस्टर लगा के सर्किट का साइज बड़ा कर दिया, और ये तीनों मिलके 10 ओम का ही काम कर रहे हैं, सर सर्किट का साइज छोटा करो, एक ही 10 लगाओ, तो ये इन तीनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है। मतलब सर ये दो लोग, अगर आप जुगलबंदी वाले आदमी तो आप ऑफिस में जाके बोलोगे अपने बॉस को कि यार आने वाले टाइम में कि सर ये दोनों काम तो मैं कर सकता हूँ, इन दोनों को निकालो, इन दोनों का सैलरी मेरे को दे दो, ऐसा कभी करना मत, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ऐसा होता है। आने वाले टाइम में AI जो आ रहा है, मशीन्स आ रही हैं, तो मशीन कॉन्शियस हो रहा है, AI कॉन्शियस हो रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को रिप्लेस करने वाला है। तो वही सारी चीज़ है, इक्विवेलेंट, तो इन तीनों को हटा के ये अकेले वही काम कर रहा है। तो वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रोफराडे है, ये 3 माइक्रोफराडे है, ये 4 माइक्रोफराडे, 5 माइक्रोफराडे है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, ये भी अपने को निकालने आना चाहिए। तो ये लॉजिक था, इसके वजह से सीरीज कनेक्शन देखना चाहिए, और सीरीज और पैरेलल वही कनेक्शन है जिनके कारण सर्किट की साइज छोटी हुई है भाई साहब, नहीं तो सर्किट पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा बना था, याद है कि नहीं। एक बात समझो, ये क्या हो गया, C1, C2, C3 हो गया, ये अब सर देखो ये V है सर, यहाँ से चार्ज जैसा फ्लो होगा तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा। मैंने बताया सर, अभी आपने बताया, देखो सर अभी आपने बताया कि सीरीज में जो Q होता है वो सेम होता है। इट मीन्स, ध्यान सुनिए कि सर यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो चार्ज सेम Q को भी जाएगा, मतलब इसको C1 को भी जाएगा, सेम स्टोर, सेम चार्ज, सेम अमाउंट का चार्ज, मतलब इस V से V के द्वारा जो चार्ज फ्लो कराया जा रहा है इस पूरे सर्किट में, सेम चार्ज इस C1 को भी मिलेगा, C2 को भी स्टोर होगा उतना ही, C3 को भी उतना ही चार्ज स्टोर कर पाएगा। ये सीरीज कनेक्शन में ये फायदा कि भाई Q तीनों को सेम मिल गया। जैसे मान लेते हैं कि ये जो पापा है ना, पापा ने 10 रुपये दिया तो 3.33, 3.33, 3.33 तीनों लोग ने ले लिया, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ हो गया। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब बारीकी से ध्यान सुनिए, एक बात बताओ, ये बात सच है कि यार ये जो कैपेसिटर है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है C1, C2, C3, ये सीरीज में है, इसको Q ले लिया इसने, बट बात सही है कि जो 50 वोल्ट का बैटरी जो लगा हुआ है, हो सकता है कि ये जो C1 हो इसमें से 10 वोल्ट खा जाए, ये जो C2 हो इसमें से ये 15 वोल्ट खा जाए, ये जो C3 हो ये 25 वोल्ट खा जाए।
तो अगर 50 वोल्ट में से 10 वोल्ट ये खा रहा है, मतलब ये वोल्टेज डिवाइड हो गया ना, ये वोल्टेज डिवाइड हो गया ना, वोल्टेज डिवाइड हो गया। मैंने वही तो समझा था, मैंने वही तो बताया कि सीरीज में जो V होता है, जो V होता है वो डिवाइड होता है, V डिवाइड होता है। तो ये लिखना गलत नहीं होगा कि यहां पे जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा C1 तक, यहाँ पे जो होगा ये V2 होगा, यहाँ पे जो होगा वो V3 होगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि इसने 10, 15, 25, ठीक है। सुनिए ध्यान से, बारीकी से ध्यान सुनिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा अपने को ये वर्बल फॉर्म लिखने आएगा कि नहीं। C1, C2, C3 आर द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन एंड इन सीरीज कनेक्शन सेम चार्ज stored by all the three capacitors and V is the battery या फिर voltage source connected across three capacitor in series connection. Let V1, V2, V3 is the three voltage which divides in series connections. ठीक है, ऐसे 3-4 लाइनें आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो, ये सब देख करके 3-4 लाइनें लिखने आनी चाहिए। उसके बाद as we know in series connection voltage divides across the capacitors for C1, C2, C3, तो V जो डिवाइड होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये जो चार्ज का अपने को सर फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V। अपने को फॉर्मूला चाहिए C में, तो सर की Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, CV। तो आज तक मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखा है, Q इज इक्वल टू शिवी, Q इज इक्वल टू शिवी, शिवी शिवी शिवु शिवी देव नका, अरे ये सुनो, गाली देने का नहीं। तो भाई साहब इस तरीके से याद रख लो, Q इज इक्वल टू शिवी। तो एक बात बताओ, ये V के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस V के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई सी। V के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल बैटरी है ना, पूरे जो V है वो टोटल, यही V तो डिवाइड हुआ है V1, V2, V3 में, तो टोटल V है। टोटल V जो होगा वो टोटल चार्ज लेगा अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएगा। Q बाई सी लिख दो या फिर Q बाई सी इक्विवेलेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। वैसे ही सेम इसको रफ करो, ठीक है, देख लिया इसको, ठीक है, ध्यान दे दे। वैसे ही सेम V1 के लिए क्या हो जाएगा, जबकि चार देखो, चार सेम है, चार सबके लिए सेम है, तो Q बाई C1, क्योंकि C1, C2, C3, ठीक है ना। V2 के लिए क्या हो जाएगा, Q बाई C2, V3 के लिए क्या हो जाएगा, Q बाई C3। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। उधर पटकोगे तो क्या आएगा बताओ, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। वहां से पटकोगे, काम करता हूँ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान सुनिए। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V की जगह पे Q बाई सी पुट कर दो, इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अगर ये Q को कॉमन लेंगे और कट कर देंगे, कट हो जाएगा कॉमन लेके, तो फॉर्मूला आएगा 1/C, दैट इज, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट। भाई टोटल कैपेसिटेंस आ गया ना, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। सर ये वही फॉर्मूला है रजिस्टर का जो पैरेलल में आता है फॉर्मूला, वो कैपेसिटर का सीरीज में आता है। ये सीरीज में, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कैपेसिटर टोटल मीन। सर एक बात समझ में आ गई, एक फॉर्मूला सर शॉर्टकट बता सकते हैं क्या सर, इसको याद कैसे रखें, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 1/C इक्विवेलेंट जब है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो इसको क्या करो, इसको अपने को C इक्विवेलेंट चाहिए, अपने को कभी भी 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ C इक्विवेलेंट चाहिए। तो C इक्विवेलेंट के लिए क्या करो, ये 1/ में ना इसको ऐसा लिखो, एलसीएम ले लो फटाक से, C1, C2, C3, C1, C2, C3, इन तीनों को उठाओ, एलसीएम लेना डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, C1, C2, C3 को तीनों उठाओ, C1 के ऊपर लेके जाओ, तो C1, C1 कैंसिल हो जाएगा, तो C2, C3 बचेगा। तीनों को उठाओ, C2 के ऊपर लेके जाओ, तो C2, C2 कैंसिल, तो C1, C3, C1, C2, C3 को तीनों को उठाओ, C1, भाई एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, तीनों को ऊपर उठा के ले जाओ, C3 के ऊपर ले जाएंगे, बचेगा C1, C2। तो सर ये बात अपने को पक्का समझ में आ गई सर। इसको अगर उल्टा कर दें तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा सर, C इक्विवेलेंट जो बन जाएगा सर, ऐसे बन जाएगा C1, C2, C3 अपॉन में C1, C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का C2, C3
प्लस इन तीनों ये 1 का जिसका पहले इसका और इसका फिर इसका और इसका C1 C3। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली सर याद रखिए। सर ये 3 कैपेसिटर के लिए, फॉर 3 कैपेसिटर। सर ये फॉर 3 कैपेसिटर है। सर अगर 2 कैपेसिटर हुआ तो ध्यान दीजिए। सर फॉर 2 कैपेसिटर, सर 2 कैपेसिटर के लिए याद रखिए। देखो ये वैल्यू जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। 2 कैपेसिटर ऐसा रहेगा, याद होना चाहिए इस वजह से बिकॉज ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम पे बहुत काम देगा। तो C1 C2, तो C1 C2 जब पैरेलल है तो क्या होगा बताओ? C1 C2 सॉरी पैरेलल नहीं यार, हम सीरीज देख रहे हैं ना हम लोग, सॉरी। C1 और C2 दो रेजिस्टर अगर सॉरी 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो क्या करेंगे? C1 देख ध्यान सुनना, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखो ये फॉर्मूला मैंने कहीं और से नहीं बनाया, मैंने इसी से बनाया। 1/C1 1/C2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उल्टा कर दोगे तो यही आएगा, ये वाला इसी से बनाया हुआ है, ठीक है। पर इसको सॉल्व करके तब ये उल्टा करने पे आएगा। आई होप आपको सीरीज आ चुका है पूरी तरीके से, पक्का? कोई डाउट तो नहीं यार? हाँ ना तो बोलो, यस और नो, ठीक है। आई होप आपको कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। सारी बातें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं पैरेलल की तरफ, पैरेलल की कहानी समझते हैं। पैरेलल की कहानी में हम लोग ने ब्लू ले लिया हुआ है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान सुनिए, यहाँ पे हमने C1 ले लिया, C2 ले लिया, C3 ले लिया। कोई दिक्कत? दिख रहा है? येलो दिख रहा है? ठीक है, येलो दिख रहा है, ठीक है। अब व्हाइट देखते हैं। यहाँ पे ये जो V है, इस V की वजह से जो Q जाएगा, सर आपने बताया था कि यहाँ पे पैरेलल में सर जो Q होता है वो डिवाइड होता है, पैरेलल में Q डिवाइड होता है। तो Q जब डिवाइड होगा तो जब ये Q अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगा, मान लेते हैं Q1, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q3। पर सर V जो है वो तीनों के लिए सेम होगा वोल्टेज। अगर Q डिवाइड हो रहा है तो आप लिख सकते हो कि Q डिवाइड हो रहा है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ध्यान दें तो Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस टोटल चार्ज के लिए, इस टोटल कैपेसिटेंस मतलब टोटल C, तो Q के लिए जो वैल्यू आएगी वो CV लेंगे। पर ये जो C होगा यही इक्विवेलेंट होगा मेरा। इस Q1 के लिए क्या लेंगे? C1 V मेरा सेम है पैरेलल में, 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 यस और नो? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Q2 यहाँ पे लिख देता हूँ, Q2 क्या हो जाएगा? C2V, Q3 क्या हो जाएगा? C3V। कनेक्शन तक आज करेंगे, ध्यान सुनिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3। ध्यान सुनिए, C3V। अगर V को कॉमन ले, V कट कर दें तो C इक्विवेलेंट जो आएगा, जब इस पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्शन है कैपेसिटर का, तो क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो पैरेलल कैपेसिटर में हमने क्या किया? C1 C2 C3 पैरेलल किया था। हमें पता था कि हमारा जो चार्ज होगा, चार्ज डिवाइड होता है पैरेलल में और V जो होता है वो सेम होता है सारे कैपेसिटर्स को। तो हमने वही देखा, कि V सबके लिए सेम था, तो V तो सबके लिए सेम है इसलिए VV आ गया सबके। Q इक्वल टू CV, VV। उसके लिए C1 C2 C3 के लिए Q1 Q2 Q3 अलग अलग चार्ज स्टोर होता है। अलग अलग चार्ज स्टोर हुआ इस बैटरी की वजह से, इस चार्ज की वजह से, मतलब इस पोटेंशियल की वजह से। तो हमने क्या कर दिया? हमने बेहतरीन तरीके से ये बात समझ ली कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वाला भी तो यहाँ से Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा, ऐसे बाहर कौन निकलेगा? Q ही बाहर निकलेगा। तो अपने को ये बात पता है कि Q इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q इक्वल टू C इक्वल V, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q2 इक्वल टू C3V। ये जैसे ही हमने देखा वैसे ही बेहतरीन तरीके से हमने C इक्वल इंटू V, C1V, C2V, C3V करके हमने ये चीज़ को हमने खत्म कर दी। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
आपको मज़ा आया और वीडियो को शेयर करें, और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, बताइए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कैपेसिटर के 2 डेरिवेशन कर लेंगे। 2 डेरिवेशन सिंपल सी बात है, कुछ न्यूमेरिकल दिखा दूंगा, पैरेलल कनेक्शन में पढ़ के आना यार, पढ़ के आना। फिर वेन डायग्राफ का एक वीडियो बना देंगे, 25-30 मिनट का होगा एक वीडियो, उसके बाद न्यूमेरिकल। मिलते हैं बहुत जल्द।